हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, यदि आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट को रखा है प्यारे बच्चे, तो आप लोग आज के इस पूरे क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। एग्जामिनेशंस आपकी नज़दीक आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अब जो तैयारी करवाऊं वह मॉडल पेपर के माध्यम से करवाऊं। मॉडल पेपर मिलेगा कैसे? तो मैं आपको मॉडल पेपर बना के देता हूं। हर सब्जेक्ट के लिए आपको 4 से 5 मॉडल पेपर करवाऊंगा। अगर आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पेपर में बेहतर स्कोर आने की पूरी संभावनाएं रहेगी। देखिए, मॉडल पेपर जो मैंने तैयार किया है वो कैसे तैयार किया है। जैसे आपके पेपर में क्वेश्चंस आता है, जस्ट लाइक बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आते हैं, फिर सब्जेक्टिव में शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर चीज़ों को आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार सेशन को अभी तक शेयर नहीं करे हो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे एक साथ क्लास को ज्वाइन कर सके। और सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करके, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं हम लोग बारी बारी से प्रश्नों को, और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। एक क्वेश्चंस में आपको कई सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। हर क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। पेपर में क्वेश्चंस कहीं से भी बने, आप आराम से हल करोगे। बस मेरी क्लास को आपको शिद्दत से करना है। देखिए, पहला क्वेश्चंस ग्रुप नंबर ए में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है 10 ऑब्जेक्टिव होता है। प्रत्येक क्वेश्चंस 2-2 मार्क का, यानी कि 20 मार्क हो गए, ठीक है। पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चंस कहता है मिस्र की सभ्यता को किस नदी का देन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बन सकता है आपके पेपर में क्वेश्चंस। अगर हम बात करते हैं मिस्र की सभ्यता की प्यारे बच्चे, तो मिस्र की सभ्यता यह काफी प्राचीन सभ्यता है। और यह सभ्यता कहां पर विकसित होता है? तो नील नदी घाटी में विकसित होता है। कहां विकसित होता है प्यारे बच्चे? नील नदी घाटी में। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिस्र की जो सभ्यता है यह नील नदी का देन है, या नील नदी का वरदान कहा जा सकता है ना। अब देखो, एक प्रश्न यहां से बनता है कि बताइए किसके द्वारा कहा गया कि नील नदी जो है मिस्र की जो सभ्यता जो है यह नील नदी का वरदान है। तो वह किसके द्वारा कहा गया था? तो आप कहोगे सर हेरोडोटस के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहते हैं। किसका पिता कहते हैं? इतिहास का पिता किसको कहा जाता है प्यारे बच्चे? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस ने ही कहा था कि मिस्र की जो सभ्यता है यह क्या है? तो नील नदी का वरदान है। इस बात को याद रखिएगा। आगे आइए बात करते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, बताइए कि यह मिस्र की सभ्यता जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो आप कहोगे सर अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है ना। अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ पर? तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी भाग में आपको क्या मिल जाता है? तो यह आपका मिस्र का सभ्यता मिल जाता है। फिर वहीं पर बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। जैसे हम बात करें मिस्र की सभ्यता में जो राजा हुआ करते थे, उस राजा को किस नाम से जाना जाता था? आप कहोगे सर फराओ के नाम से। इसको तो जरूर याद रखिएगा, है ना। राजा को किस नाम से जाना जाता था? फराओ के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आगे चलिए, और प्रश्न यहाँ से बन सकता है। देखो कैसे कैसे प्रश्न बनाते हैं हम। देखो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे यहाँ पर एक है दजला फरात नदी। अब अगर बात करते हैं दजला फरात नदी की, तो नोट करिएगा इस नदी घाटी पर कौन सी सभ्यता का विकास होता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास कहां पर होता है? दजला फरात नदी पर। रावी नदी की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो यहां पर आपको सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो है, उस नदी घाटी सभ्यता का बहुत सारा अवशेष मिल जाता है। कौन सी नदी घाटी सभ्यता? सिंधु नदी घाटी सभ्यता का बहुत सारा अवशेष आपको रावी नदी के तट पर मिल जाता है। इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। मतलब इतने सारे प्रश्न आपने देखा कि यहाँ से बन सकता है, तो आपको सारे प्रश्न याद रखना है। कुछ और प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे कि हम बात करें, जैसे कि आपकी मिस्र की सभ्यता है, मिस्रवासी जो है इसका प्रमुख व्यवसायी क्या था? चलिए कमेंट करके बताइएगा आप लोग, मिस्रवासी का प्रमुख व्यवसायी क्या था? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। आपका जो दूसरा प्रश्न होने वाला है वह भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चंस की बात करें तो पिरामिड स्थापत्य कला का संबंध है। पिरामिड स्थापत्य कला। अब पिरामिड यह भाई साहब कहां से संबंधित है? जब मैंने आपको मिस्र की सभ्यता पढ़ाया था उस टाइम पिरामिड के बारे में काफी डिटेल में चर्चा करा था। तो आप आराम से कह सकते हो सर यह जो स्थापत्य कला है यह मिस्र से संबंधित है। कहां से संबंधित है? मिस्र से। लेकिन देखो यहां से बहुत सारे प्रश्न बनाए जाएंगे। जैसे मैं बात करूं इस पिरामिड की, तो पिरामिड जो है भाई साहब यह क्या होता था? पिरामिड जो होता था यह समाधि होता था। समाधि जानते हैं किसको कहा जाता है? समाधि। जब किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है? जला दिया जाता है, मतलब देहांत के बाद उसे जलाया जाता है। जलाने के बाद जो है उस पर कुछ एक घर की तरह बना दिया जाता है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है? समाधि कहा जाता है।
उसी प्रकार से मिस्रवासी जो हैं, जब यहाँ के राजा महाराजा मर जाते थे, बड़े अधिकारी कोई मर जाते थे, तो उनकी जो समाधि, उनका जो लाश जलाया जाता था, उनका जो शव जहाँ पर जलाया जाता था, वहाँ पर इस प्रकार से पिरामिड की रचना की जाती थी, है ना। तो आप क्या याद रखोगे, पिरामिड जो था एक समाधि था। अब इस समाधि के अंदर में जो शव होता था, शव बोले तो लाश, है ना, शव बोले तो लाश जो होता था, उस लाश को एक नाम से जाना जाता था। नाम क्या था, मम्मी। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि पिरामिड में रखे शव को किस नाम से जाना जाता था, तो मम्मी के नाम से जाना जाता था। फिर आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पर पिरामिड की चर्चा हो रही है, तो मिस्र की सभ्यता का सर्वाधिक, मिस्र की सभ्यता का सबसे सर्वश्रेष्ठ पिरामिड कौन सा था, तो आप कहोगे सर गीजो का पिरामिड। किसका पिरामिड, गीजो का पिरामिड। यह सर्वश्रेष्ठ पिरामिड था मिस्र की सभ्यता का। अब गीजो की पिरामिड की बात करते हैं, यहां से और प्रश्न बनाए जाएंगे। जैसे बात करें गीजो की पिरामिड की जो है ऊंचाई कितनी है, ठीक है, गीजो की पिरामिड की ऊंचाई कितनी है, तो आप कहोगे सर 481 फुट। कितना फुट, 481 फुट ऊंचाई वाला। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितना है, आप कहोगे सर इसकी जो चौड़ाई है वह 755 फुट है। कितना फुट है, 755 फुट। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि सी चिंग किस देश का प्राचीन पुस्तक है। देखो नाम से ही कोई पता कर लेगा, ये अटपटांग वाला नाम सब चाइना में होता है, सी चिंग, सी जिनपिंग, फन्ना चिन्ना, है ना। तो इस टाइप के नाम से आप पता कर सकते हो। तो आप इजीली कहोगे सर यह चीन का एक प्राचीन पुस्तक है जिसका क्या नाम है, सी चिंग। आप लोग कमेंट करके बताना प्यारे बच्चे, कमेंट करके बताइएगा कि सी चिंग पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए सी चिंग पुस्तक के लेखक कौन है। अब आइए बात करते हैं हम चीन की सभ्यता पर। किस पर बात करते हैं, देखो चीन की चर्चा हो रही है तो जरा चीन की सभ्यता पर भी चर्चा कर लेते हैं। चीन की सभ्यता का विकास जो है यह किस नदी पर होता है ना। चीन की सभ्यता जो है यह किस नदी घाटी पर विकसित होने वाली सभ्यता है, तो आप कहोगे सर हुआंगहो नदी। कौन सी नदी, हुआंगहो नदी पर क्या हुआ था, हुआंगहो, ठीक है, अच्छे से लिखिए इसको, हुआंगहो नदी पर क्या होता है, तो चीन की सभ्यता का विकास होता है, ठीक है। इसके बाद देखो चीन में जो राजा हुआ करता था प्यारे बच्चे, चीन में जो राजा हुआ करता था उन राजाओं को यहाँ क्या कहा जाता था, वांग कहा जाता था। क्या कहा था, वांग कहा जाता था। थोड़ा सा चाइनीज भाषाएं, चाइनीज नेम जो होता है इसको बोलने में भी थोड़ी सी क्या होती है, कठिनाई होती है, और इसको थोड़ा सा एक अटपटांग तरीके से बोला जाता है। आप ऐसे वांग कहेंगे लेकिन मैं क्या कहा हूँ, वांग कहा हूँ, है ना, तो वांग कहा जाता था, है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल आपका कहता है कि कन्फ्यूशियस किस देश के निवासी थे। कन्फ्यूशियस, स्टार लगाइएगा, प्रश्न पर छप सकता है। कन्फ्यूशियस की बात करें प्यारे बच्चे तो यह चाइनीज थे, है ना, चाइना के निवासी थे आपके कन्फ्यूशियस। आगे देखेंगे पहला अगला प्रश्न क्या है, तो आपका जो अगला प्रश्न कहता है कि ईरान का प्राचीनतम साहित्य कौन सा है। स्टार लगाना इस पर भी, ईरान का प्राचीनतम साहित्य। तो प्यारे बच्चे अवेस्ता जो है, अवेस्ता क्या है, ईरान का एक प्राचीनतम साहित्य है। वहीं देखो यहां से और प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं ईरान की, किसकी बात करते हैं, तो ईरान की अगर बात हो रही है तो आपसे पूछा जाए, बताइए ईरान की जो राजकाज की भाषा है वह कौन सी है। यहाँ की जो राजकाज की भाषा यानी कि बोलचाल की जो भाषा है वह कौन सा है, तो आप कहोगे सर अरेमाइक। क्या है, अरेमाइक जो है यहाँ की क्या है, बोलचाल की भाषा है, कामकाज की भाषा है। यहाँ पर एक फेमस धर्म का विकास हुआ था। उस धर्म की बात करें तो कौन सा धर्म था भाई, जरथुस्त्र धर्म। कौन सा धर्म था, जरथुस्त्र धर्म। इस धर्म के बारे में याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जरथुस्त्र धर्म का संबंध किस देश से है, आप कहोगे सर ईरान से है ना। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि ग्रीक किस देश का प्राचीन नाम है। ग्रीक, कौन सी बात हो रही है, ग्रीक। ग्रीक किस देश का नाम है भाई, तो आप कहोगे सर यह जो है यह आपके यूनान का, कहाँ का, यूनान का प्राचीन नाम आपका ग्रीक हो जाता है। अब अगर बात हो रही है यूनान की, यूनान की राजधानी, आपसे पूछे यूनान की राजधानी भाई, तो आप क्या कहोगे सर यूनान की जो राजधानी है वो एथेंस है। क्या है, यूनान की राजधानी एथेंस है। चलो एथेंस से याद आ गया, एथेंस और स्पार्टा के बीच में एक युद्ध होता है ना। एथेंस और स्पार्टा के बीच में एक युद्ध हुआ था, बहुत ही फेमस युद्ध था जिसका नाम क्या था, आप कहोगे सर पेलोपोनेशियन। क्या था, पेलोपोनेशियन।
पेलोपोनेशियन युद्ध जो है यह किसके बीच होता है? तो आप कहोगे सर एथेंस और स्पार्टा के बीच में होता है। सवाल बनता है कि यह जो युद्ध है यह युद्ध कब होता है? तो आप कहोगे सर 431 से लेकर 404 ईसा पूर्व के बीच होता है ना। 431 से लेकर 404 ईसा पूर्व के बीच में पेलोपोनेशियन युद्ध होता है, जो कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में होता है। ये बात याद रखेंगे। चलो आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट नंबर सवाल है, कहता है निम्न में से कौन होमर की प्रमुख रचना है? होमर, देखो भाई, यह एक यूनानी लेखक हैं। यह एक क्या है? यूनानी लेखक हैं, जो कि हम इसे ब्लाइंड लेखक के नाम से जानते हैं। ब्लाइंड कहने का मतलब अंधा लेखक के रूप में जानते हैं। और इनकी बहुत सारी रचनाएं जो कि काफ़ी सारा जो है यूनानी सभ्यताओं के बारे में हमें बताता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन कौन सी पुस्तक है जो होमर के द्वारा लिखा गया? क्या वो इलियड है या फिर ओडिसी है या फिर दोनों है? तो मैं बात करूँ इलियड की, तो इलियड भी भाई साहब किसके द्वारा? होमर के द्वारा लिखा गया है। और ओडिसी भी किसके द्वारा लिखा गया? होमर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ सही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है? जूलियस सीजर, ये तो कई सारे इंटरनल एग्जाम में भी आया था। जूलियस सीजर कहाँ का शासक था? जूलियस सीजर की बात करते हैं प्यारे बच्चे, रोम का शासक था। कहाँ का शासक था? रोम का शासक था। भाई रोम से याद आया, रोम कहाँ की राजधानी है? तो आप कहोगे सर रोम जो है यह इटली की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? इटली की राजधानी है। अब रोम की स्थापना कब होती है प्यारे बच्चे? रोम की स्थापना, चलो कमेंट करके बताना, रोम की स्थापना कब होती है? आप कहोगे सर 723 ईसा पूर्व में क्या होता है? तो रोम की स्थापना होती है। ठीक है, अब देखो यहां से एक और प्रश्न बन सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं, यहां से प्रश्न बन जाएगा कि रोम के जो न्यायाधीश होते हैं, रोम के न्यायाधीश, रोम के क्या न्यायाधीश जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर रोम के न्यायाधीश को प्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम के न्यायाधीश को प्रेटर कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है पेपर में। आइए आगे बात करते हैं। प्रश्न अगला क्या है? अगला सवाल सुमेरियन सभ्यता से। सुमेरिया के लोगों का सिक्का किस धातु का बना होता था? सुमेरियन लोग जो होते थे वह पत्थर के सिक्के बनाते थे। भाई किसके सिक्के बनाते थे? पत्थर के सिक्के बनाते थे। अब देखो यहां से कई सारे प्रश्न बनेंगे। जैसे मैं बात करूं सुमेरिया लोगों की लिपि क्या थी? क्या बात करूं सुमेरिया लोगों की लिपि क्या थी? तो आप कहोगे सर क्यूनोफॉर्म लिपि थी। कौन सी लिपि थी? क्यूनोफॉर्म लिपि कहां की थी? तो आप कहोगे सुमेरिया की। आगे बात करते हैं, यहां से प्रश्न बनेगा क्या? अगला सवाल यहां से बन जाएगा कि सुमेरिया जो है, ठीक है, सुमेरिया जो है, सुमेरियन व्यक्ति वह स्वर्ग का राजा किसको मानता था? स्वर्ग का राजा, है ना, स्वर्ग का राजा किसको मानता था? आप कहोगे सर अनु को। किसको? अनु को यह क्या माना करते थे? स्वर्ग का राजा माना करते थे। इतने सारे प्रश्न यहां से बन जाते हैं। आगे आइए, अगला जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव होगा, यहां से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? सालमा। सालमा था। सालमा कौन था भाई? सालमा का संबंध वैसे तो हम बात करें यह फ्रांस की शासिका थी। क्या थी भाई? फ्रांस की शासिका थी। किसकी शासिका थी? फ्रांस की शासिका थी भाई सालमा। और यह जो है देखो, यह चर्च के विरोधी थे, चर्च के हिमायती थे, चर्च के सेवक थे, या फिर चर्च, इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लो, यहां से चर्च के हिमायती कौन थे? सालमा थे, जो कि फ्रांस की शासिका थी। और इसके समय में ही फ्रांस में क्या होता है? तो सामंतवाद का बहुत ज्यादा विकास होता है। किसका विकास होता है? सामंतवाद का विकास। तो आपसे क्वेश्चंस बना लेगा कि किसके शासन काल में फ्रांस में सामंतवाद का विकास सबसे अधिक देखने को मिला? तो आप कहोगे सर सालमा के शासनकाल में। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं, देखो यहां से ग्रुप नंबर बी की चर्चा कर लेते हैं। ग्रुप नंबर बी में जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है प्यारे बच्चे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। आज आपका टास्क है कि ये 4 क्वेश्चंस तैयार करना है। अब ये 4 क्वेश्चंस कैसे तैयार करोगे? तो इसके लिए मैं एक अलग से सीरीज चला रहा हूं अपने चैनल पर। आपको मिल जाएगा, आप देखोगे हिस्ट्री शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करके, है ना, हिस्ट्री शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करके आपको कई सारी क्लासेस हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप वहां से कर लेना। जैसे कि मिस्र नील नदी का वरदान, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगाइएगा, पूछा जाएगा पक्का, चाहे वो जिस भी यूनिवर्सिटी में पूछा जाए, पूछा जाएगा। आगे प्राचीन चीन में विज्ञान और तकनीकी के बारे में बताना है, यानी कि चीन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना है। फिर सुकरात के बारे में आपको बताना है, सुकरात का परिचय देना है। होमर युग के बारे में बताना है। ये चारों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आंसर मैंने करवा कर रखा है अपने चैनल पर, आप वहां से देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आज के क्लास का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पेपर में ग्रुप नंबर सी में 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हल करने के लिए पूछा जाता है। अब यहां पर एक ही प्रश्न करेंगे, लेकिन डिटेल में करेंगे, आंसर के साथ करेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे। देखो पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान क्यों कहते हैं? इसी क्वेश्चंस को आपसे पूछ ले अलग तरीका से कि विश्व सभ्यता की मिस्र की देनों की विवेचना करें।
या फिर हम बात करें मिस्र की जो सभ्यता है इसका उदय कैसे होता है और इसकी विशेषता क्या है, ये आपसे इस टाइप से 3 टाइप से प्रश्न एक ही प्रश्न को पूछा जाएगा। चलो समझते हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। क्या है मिस्र की सभ्यता, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे मिस्र की सभ्यता की, तो जैसे कि आप सभी को पता है, देखो मैं लाइन बाय लाइन यहां पढ़ के चीजों को आपको समझाने वाला नहीं हूं, मेरी बातों को आपको समझना होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, मिस्र की सभ्यता से हमें क्या जानकारी सामने निकल कर आती है। बस इतनी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आप मन ग्रंथ कहानी अगर सुन लेते हो हमारी, तो उस कहानी को सुनकर आप परीक्षा में अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। बाकी ये लाइन बाय लाइन आप जो बच्चे नहीं है जो आप इसको रटेंगे, है ना। देखिए अगर हम बात करते हैं मिस्र की सभ्यता की, तो मिस्र की सभ्यता को हटाओ, प्राचीन समय में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई थी वह सबके सब सभ्यताएं जो है ये कहां विकसित हुआ था, नदी घाटी पर। कहां विकसित हुआ था प्यारे बच्चे, नदी घाटी पर, है ना। जितनी भी सभ्यताएं थी सबका जन्म नदी घाटी सभ्यता, नदी घाटी पर ही होता है और उसका विकास भी वहीं पर होता है। उसी प्रकार से जो आपकी मिस्र की सभ्यता है, यह मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी, कौन सी घाटी भाई, नील नदी घाटी पर क्या होता है, तो यह जन्मता है और यहीं पर इसका विकास भी होता है। अब बात करें मिस्र की सभ्यता की, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा था कि मिस्र की सभ्यता जो है यह आपको अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, उत्तर पूर्वी भाग में, क्या कहते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। अब ये जो आपकी मिस्र की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता का विकास जो है नील नदी के कारण ही होता है, क्योंकि जब नील नदी, इसमें क्या होता है, पानी आती है काफ़ी मात्रा में, तो इसके आसपास की जो भूमि होती है ना, इसके आसपास की जो भूमि, क्योंकि नदियों के आसपास की भूमि आपको देखने को मिलता होगा काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती होगी, क्या, क्योंकि वहाँ पर अनेकों प्रकार की मिट्टियाँ आती हैं, अनेकों प्रकार के तत्व उसमें समाहित होते हैं, जिसके कारण इसके आसपास की जो मिट्टियाँ होती हैं, इसके आसपास का जो भूभाग होता है वह काफ़ी उपजाऊ होता है। वैसे ही नील नदी जो थी, इसके आसपास जो एक सभ्यता विकसित था आपके मिस्र की सभ्यता, तो इस नदी के आसपास की भूमि जो है यह काफ़ी उपजाऊ थी, जिसके कारण क्या होता था, जैसे हम लोग अभी कोई भी खेती करते हैं, जैसे अभी धान की खेती हो रही है, गेहूं की खेती करते हैं, अनेकों तरह की फसलें हम लोग उगाते हैं, तो हम लोग साल में यह फसल केवल एक बार उगा पाते हैं, लेकिन मिस्रवासी जो है इन फसलों को एक साल में 3-3 बार उगाता था, है ना। तो मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ जो है किस प्रकार से एक विकास देखने को मिला, किसके कारण, तो यह नील नदी के कारण देखने को मिला। अगर नील नदी नहीं होता तो इस सभ्यता का जो क्षेत्र है, इसके आसपास का क्षेत्र पूरा का पूरा रेगिस्तान देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ जो है कहीं भी कुछ भी ऐसे विकसित क्षेत्र थे ही नहीं। तो उस कारण से हम कह सकते हैं कि मिस्र की जो सभ्यता है वह किसका वरदान माना जाता है प्यारे बच्चे, नील नदी का वरदान माना जाता है। अब अगर हम मिस्र की सभ्यता का, ये तो भौगोलिक रूपरेखा था, भौगोलिक परिस्थितियां थी। अब देखो हम बात करते हैं राजनीतिक रूपरेखाओं की। तो मिस्र की जो सभ्यताएं हैं, मिस्र की सभ्यताओं को इतिहासकारों के द्वारा जो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला जो है वह इसका प्राचीन युग है, दूसरा मध्यकालीन युग है और तीसरा नवीन युग है। जो प्राचीन युग है इसको पिरामिड युग कहा जाता है। प्राचीन युग को क्या कहा जाता है, पिरामिड युग कहा जाता है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे पिरामिड देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे बहुत प्रसिद्ध पिरामिड, जैसे अभी मैंने गीज़ो के पिरामिड के बारे में बताया था, जो कि क्या है, तो मिस्र की सभ्यता का सबसे सर्वश्रेष्ठ पिरामिड माना जाता है। उसी प्रकार से बहुत सारे जो है पिरामिड देखने को मिलती है। इस समय जो प्राचीन, अगर मिस्र की सभ्यता की बात करूं तो उस समय यहाँ की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो मेम्फिस हुआ करती थी, है ना। मेम्फिस यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। बाद में धीरे धीरे जब यह स्थितियाँ बढ़ती जाती है, आगे समय बीत जाता है, तो परिस्थितियाँ परिवर्तित होती है और तब जाकर जो है इसका मध्यकालीन साम्राज्य शुरू हो जाता है। और मध्यकालीन समय में जो है यहाँ पर काफ़ी मात्रा में कला और धर्म का विकास होता है। कला, धर्म, विज्ञान, इन सभी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा प्रगति देखने को मिलता है। और इस काल में ही जो है लोगों के द्वारा अनेकों प्रकार की जो है पद्धतियों का विकास किया गया। जैसे बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर जो है कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कैलेंडर जो कि अभी टाइम वगैरह हम लोग देखते हैं, हमें तारीख वगैरह के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार से जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से सूर्य की गतियों की परिकल्पना के आधार पर क्या किया था, तो इन लोगों के द्वारा क्या किया गया, तो कैलेंडर का निर्माण किया गया। तो इस तरीके से जो है मध्यकाल में क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, तो मध्यकाल में धर्म का विकास देखने को मिलता है, यहाँ पर कला का विकास देखने को मिलता है।
है इसके साथ साथ विज्ञान का विकास देखने को मिलता है। परंतु 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य जो है हाइक्सोस आक्रमणकारियों ने मिस्र पर क्या किया, हमला कर दिया और हमला करके उस पर अधिकार कर लिया। अब जब अधिकार कर लिया तो ये लोग जो है खनाब दोस्त थे, किंतु उनकी सभ्यता काफ़ी विकसित नहीं थी। इस कारण से जो है धीरे धीरे क्या होता है, तो यहाँ के राजा जो हैं, इन यहाँ के राजाओं के द्वारा काफ़ी सारा प्रयास किया जाता है। कुछ समय बाद जो है मिस्र के राजा जो है अपने देश पर पुनः अधिकार कर लेता है। वहाँ जो क्या कहते हैं, तो आपके ये आक्रमणकारी जो थे हाइक्सोस, इसको भगा देता है और हाइक्सोस को भगा करके फिर क्या करता है, अपने देश पर पुनः अधिकार प्राप्त करता है और इस तरह से जो है नवीन युग की शुरुआत हो जाती है। तो ये आपकी राजनीतिक रूपरेखाएं थी मिस्र की सभ्यता की। ठीक है, अब देखो यहाँ की विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो मिस्र की सभ्यता का विशेषता जो है इसमें सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है, वह है शासन व्यवस्था। अब जब बात करते हैं मिस्र की सभ्यता की शासन व्यवस्था के बारे में, तो यहाँ की शासन व्यवस्था धर्म पर आधारित थी। यहाँ की शासन व्यवस्था किस पर आधारित थी प्यारे बच्चे? धर्म पर आधारित थी। और यहाँ जो थे निरंकुश राजतंत्र शासन प्रणाली जो है सदियों से प्रचलित आया रहा था। सम्राट ही यहाँ के क्या होते थे, जो यहाँ के राजा होते थे, यहाँ के सर्वोच्च अधिकारी होते थे और उनके पास ही हर एक काम करने का क्या होता था, तो अधिकार होता था। राजा को यहाँ पर फराओं के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? फराओं के नाम से जाना जाता था। और सम्राट जो है, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा ही शासन सत्ता का सारा कार्यभार देखने को मिलता था। किसे कब नियुक्त करना है ना, उनके कार्यभार के लिए, वैसे उनके आदेशों के पालन के लिए छोटे बड़े अधिकारी तो हुआ करते थे। उन अधिकारियों की नियुक्ति भी किसी दूसरे के द्वारा नहीं किया जाता था, उसकी भी नियुक्ति वो स्वयं करते थे, है ना, राजा ही करते थे। तो एक तरीके से निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर पहले से देखने को मिली है, जो कि धर्म पर आधारित थी। यहाँ पर विशेष उच्च वर्ग के लोगों को काफ़ी ज़्यादा अधिकार दिया जाता था, जैसे पुरोहित वगैरह हो जाता है, ब्राह्मण वगैरह हो जाता है, क्षत्रिय वगैरह हो जाता है। तो इन सभी को जो है एक बेहतर ओहदा दिया जाता था, इसे एक बेहतर पदवी दी जाती थी राजभवन में, है ना। लेकिन जो वहीं पर अगर कोई निम्न वर्गीय लोग हैं, किसान वर्गीय लोग हैं, तो उनको उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। तो ये धर्मार्थ शासन प्रणाली थी यहाँ पर। आगे बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी? तो सामाजिक व्यवस्था 3 भागों में बटा हुआ था। सामाजिक व्यवस्था जो थी मिस्र की सभ्यता का कितने भागों में बटा था प्यारे बच्चे? 3 भाग में बटा था, जिसमें सबसे पहला क्या था, तो सबसे पहला जो कि उच्च वर्ग के नाम से जाना जाता था। अब उच्च वर्ग में राजा महाराजा आते थे। ठीक है, उच्च वर्ग में कौन आते थे? राजा महाराजा आते थे। उसके वंश के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति आते थे। उनका जीवन बहुत ही बढ़िया था। जो उच्च वर्गीय लोग था इस काल में मिस्र की सभ्यता में काफ़ी सुखी संपन्न तरीके से अपना जीवन बिताते थे। वहीं पर दूसरे नंबर पर जो आता था वह दूसरा वर्ग था, जैसे कि पुरोहित हो गया, कोई भी सरकारी अधिकारी हो गया, कोई एक्टर्स कलाकार हो गया, चाहे कोई व्यापारी है। इन सभी का स्थान कहाँ पर आता था? तो समाज में दूसरे नंबर पर आता था। और सबसे नीचे किसान और कुलीन वर्ग को रखा जाता था, है ना। किसान वर्ग जो कि बिल्कुल साधारण माना जाता था। तो ये ऐसी सामाजिक रूपरेखा थी मिस्र की सभ्यता की। वहीं पर आगे बात करते हैं तो देखो अगला जो है आपका आर्थिक जीवन यहाँ का कैसा था। तो आर्थिक जीवन की अगर बात करते हैं तो वैसे आपको पहले से पता है कि यहाँ के व्यक्ति विशेषतः कृषि पर आधारित थे। कृषि और पशुपालन यहाँ का क्या था? कृषि और पशुपालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय माना जाता है। लोग अधिक मात्रा में यहाँ पर कृषि करते थे। ठीक है, और अधिक मात्रा में कृषि यहाँ पर इसलिए क्योंकि आपको पहले बताया कि यहाँ पर अन्न का पैदावार जो है साल में 3 बार हो जाता था। जो फसल हम केवल साल में 1 बार उगाते हैं, वहाँ के लोग साल में 3 बार उगाते थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं मिस्र की जो सभ्यता है यह प्राचीन विश्व के अन्न का भंडार भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? अन्नों का भंडार भी माना जाता था प्राचीन विश्व में, क्योंकि यहाँ पर जो है हर वर्ष 3 बार फसलें उगाई जाती थी। और यहाँ पर जो पशुपालन लोग करते थे, विशेषतः बकरी पाला करते थे, गधा पाला करते थे, कुत्ता पाला करते थे, गाय पाला करते थे, ऊँट पाला करते थे, सुअर पाला करते थे। यह सब लोग पाल करके अपना जीवन निर्वाहन करते थे। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जो है यहाँ कृषि कार्य ही होता था, यहाँ पर व्यवसाय भी होते थे। जो मिस्रवासी थे, मिस्रवासी के पास काफी सारी कला भी थी, है ना। वह एक कुशल कारीगर भी थे और जिसकी वजह से यह लकड़ी, मिट्टी, कांच, इन सभी चीज़ों से क्या करते थे, तो विभिन्न प्रकार की कारीगरी किया करते थे। और इसके साथ साथ जो है यह धातु बाहर से मंगवाता था, क्योंकि वहाँ पर तो धातुएं मिलती नहीं थी। तो बाहर से धातु मंगवा करके जो है उसका लकड़ी पर नक्काशी करता था, यानी कि लकड़ी पर उसका डिजाइन करता था और फिर कांच पर उसकी चित्रकारी करके जो है दूसरे देश में, दूसरे जगह जो है इसको क्या करता था, सप्लाई करता था। जैसे कि हम बात करते हैं तो इनका जो व्यापार विनिमय का क्षेत्र था, अरब में या इसका व्यापार चलता था, इथोपिया में जो है इसका व्यापारिक संबंध था। तो इस तरीके से सामान यहाँ बना करके जो है क्या करता था, अरब, इथोपिया, इन सभी देशों को या सामान भेजता था। समझ गए ना। तो इस प्रकार से क्या था, तो इनका एक व्यापारिक संबंध था और ये इनकी व्यापारिक परिदृश्य थी। तो ये इसका आर्थिक जीवन हो गया। आगे बात करते हैं तो देखो यहाँ पर पिरामिड के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो पिरामिड के बारे में याद रखिएगा प्यारे बच्चे। देखो पिरामिड मिस्रवासियों का विश्वास ऐसा था
मिस्रवासी मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो उनके लाश में उनका आत्मा क्या रहता है, तो निहित रहता है, उनका आत्मा वहीं पर निवास करता है। तो इसके कारण से वह सब क्या करते थे, तो लाश जो भी था उसको एक तेल होता था, इस तेल से पूरा लेप लगाता था ना, तेल से लेप लगा करके, अब तेल से लेप लगा दिया जाता था इसलिए ताकि लाश जो है अधिक समय तक सड़े ना, अधिक समय तक गले ना, उससे जो है गंदगी ना, बास ना आए। वैसी स्थितियों को हटाने के लिए क्या करते थे, तो यहाँ के लोग जो है लाश को तेल लगा देते थे। तेल लगाने के बाद जो है इस लाशों को जला दिया, मतलब दबा दिया जाता था मिट्टी में, और मिट्टी में दबा करके क्या किया जाता था, तो उस पर उसकी सुरक्षा के लिए समाधि बना दिया जाता था। और इसी समाधि को लोग किसके नाम से जानते थे, तो पिरामिड के नाम से जानते थे। और पिरामिड के अंदर जो लाश रखा जाता था उसको क्या कहते थे, मम्मी कहते थे। और मम्मी की बात करें जाए, इसके बाद जो है मिस्र में जो है, मिस्र की जो प्राचीन पिरामिडों में से हम अगर सबसे प्रसिद्ध पिरामिड की बात करें तो वह गिज़ो का पिरामिड था, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों के द्वारा बनाया गया था, जिसकी ऊंचाई 481 फुट और चौड़ाई जो है 755 फुट था। इसको बनाने में जो है 23 लाख पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। कितना, 23 लाख पत्थर के टुकड़ों का, जिसमें प्रत्येक पत्थर यानी कि एक वो पत्थर जो है यह 2.5 टन का था। कितने टन का, 2.5 टन के पत्थरों से बनाया गया है। मतलब आप समझ सकते हो, एक पत्थर 2.5 टन का, और टोटल 23 लाख से ज़्यादा पत्थर का लागत है इसमें। तो इस प्रकार से गिज़ो का पिरामिड बनाया गया है। इसके बाद बात करते हैं, तो इसके बाहर पत्थर पर एक विशालकाय, जो गिज़ो का पिरामिड है उसके बाहर पत्थर पर एक नृसिंह की मूर्ति बनाई गई है। किसकी मूर्ति बनाई गई है, नरसिंह भगवान जानते हो ना, जिसमें ऊपर वाला भाग आपको देखने को मिलता है क्या, जानवर का, और नीचे वाला भाग जो है मनुष्य का। नीचे वाला भाग क्या है भाई, मनुष्य का देखने को मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर इसके बाहर पत्थरों पर एक इस प्रकार का दृश्य बनाया गया है, और इस दृश्य को क्या कहते हैं, तो स्फिंक्स कहते हैं। याद रखिएगा, स्फिंक्स कहते हैं। और पिरामिड मिस्र वासियों के गणित व ज्यामिति के ज्ञान का साक्षी है। मतलब पिरामिड के माध्यम से ही हम ये पता कर पाते हैं कि मिस्रवासी जो थे, प्राचीन मिस्रवासी, उनको गणित, ज्यामिति ये सब आता था, है ना। इस प्रकार से हम अगर बात करते हैं मिस्र की, तो मिस्र में अभी भी आपको बहुत सारे, मिस्र में जाइएगा तो अभी भी आपको बहुत सारे पिरामिड, पुराने पुराने पिरामिड देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर आगे जो अगली इसकी विशेषता है वो है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान के बारे में तो पहले भी कुछ बातें मैंने बताया, जैसे कि यहाँ के लोग जो हैं, यह सूर्य और तारों, है ना, तारों और सूर्य के आधार पर अपना कैलेंडर तैयार कर लिया था 360 दिनों का। कितने दिनों का, 360 दिनों का गणना कर लिया और फिर कैलेंडर तैयार किया। मिस्रवासियों ने धूप की घड़ी का भी आविष्कार किया था। इसके साथ साथ इसके द्वारा जो है वर्णमाला विकसित करके कागज का भी निर्माण किया गया, जो कि किसके, तो क्या कहते हैं, पेपिरस नाम का एक पौधा था, ठीक है, पेपिरस नाम का एक वृक्ष था। इस वृक्ष से इन्होंने कागज का निर्माण करना शुरू किया। तो ये इनकी ज्ञान विज्ञान की, यानी कि इनके टेक्नोलॉजी या फिर कहे तो इनके नॉलेज की डेवलपमेंट थी, और जिस आधार पर लोगों के बीच इन्होंने अपनी कार्यशैली को रखा, है ना। तो ये विशेषताएं थी आपकी किसकी, तो मिस्र की सभ्यता की विशेषता थी। उम्मीद करता हूं आपको मिस्र की सभ्यता क्या है, मिस्र की सभ्यता की विशेषता के बारे में अच्छे से सभी जानकारी समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि क्या हर एक बातें आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई। अगर आपको समझ में आ गई है तो यस टाइप कीजिएगा, नहीं समझ में आई है आप नो टाइप करना, ठीक है। और अगर क्लासेस हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिल सके, ठीक है। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।